Hello learners, welcome to our YouTube channels. Hope you all are doing great. बच्चे, in this video we will continue our discussion on the principles and concepts of accounting. So we will discuss in this video about the remaining principles of accounting. Okay, now moving towards the first principle, that is accounting period. Before moving ahead, हमने कल ही पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आर बिजनेस जो है, हमारा जो बिजनेस है वो सालों साल चलेगा फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। ठीक है, अब ये सालों साल चलेगा, तो अब सालों साल चलेगा तो क्या होगा, हमें इस पीरियड को, जो ये टाइम पीरियड है, टोटल पीरियड जिसके लिए हमारा बिजनेस चलेगा, इसको हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इन छोटे छोटे पार्ट्स में जिसमें हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे अकाउंटिंग पीरियड्स। ओके, तो बेसिकली दिस प्रिंसिपल requires businesses to divide their operations into specific time periods, और वो specific time period generally कितने मंथ्स का होता है, इट्स ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, और अकाउंटिंग ईयर हमारा हम सबको पता है कब से कब तक स्टार्ट होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, और ये हम करते किस लिए, ऐसा करते क्योंकि फॉर द रिपोर्टिंग पर्पसेस। अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है ना, अब इन स्टेक होल्डर्स को क्या है, अपने बिजनेस, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो हमारे बिजनेस के बारे में इनको जानना है। अब वो जानेंगे कैसे, तो वो जानेंगे कब कब, इन टाइम इंटरवल्स पर जानेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस प्रिंसिपल के इम्प्लीकेशंस का। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सबसे पहली बात क्या आ गई, तो वही बात आ गई, जो स्टेक होल्डर्स है उनको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है कि बिजनेस कैसा कर रहा है। क्रेडिटर्स को ये होगा कि क्रेडिट हमारा वापस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, ओनर्स को ये होता है कि हमने जो पैसा लगाया है वो सही जगह लगाया है कि नहीं लगाया है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैनेजमेंट को ये होता है कि डिसीजन सही लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे। तो ये क्या है, फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और उसके बेसिस पर जो हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द नेक्स्ट थिंग इज बजटिंग। ठीक है, अभी हमने बात करी मैनेजमेंट को पता चलेगा कि उनके जो डिसीजन है वो ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है ना, तो डिसीजन मेकिंग का ही एक पार्ट है बजटिंग। तो मैनेजमेंट का एक डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है बजटिंग। तो अब उनको पुराने प्रीवियस ईयर के उनको पता चल रहा है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आगे का बजट बनाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है कि अब हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है पिछले साल की, क्या क्या हुआ है, तो अब हम अकाउंटेबल बना सकते हैं लोगों को, जो भी अगर नेगेटिव्स हुए हैं हमारे बिजनेस में उसके लिए, और हम अप्रिशिएट भी करेंगे लोगों को फॉर द पॉजिटिव्स। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो वही चीज आ जाएगी कि जो भी हमारा पिछले अकाउंटिंग पीरियड में परफॉर्मेंस हुई है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुई है, उसको हम असेस कर पाएंगे ड्यू टू दिस प्रिंसिपल ऑफ accounting. Hope you all are getting it. ठीक है, now moving towards the next principle, that is the dual aspect. Dual aspect क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है बेसिकली, जिसमें दो aspects हो, टू aspects हो। तो अब ये टू aspects क्या होते हैं, ठीक है ना, तो अब हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि that every transaction has two aspect, one is debit and one is credit। तो एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं कि हमने कोई मशीनरी खरीद रही है अपने बिजनेस के लिए, मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश। तो अब इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स क्या क्या है, तो हमने बात करी, एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। तो ध्यान से देखो कि मशीनरी हमने परचेज करी, तो मशीनरी इज एन एसेट। ठीक है, और एसेट हमारा आ रहा है तो वो हमारा डेबिट होगा, तो मशीनरी तो हमारी डेबिट हो गई। क्लियर है, अब बात करते हैं
ऑन कैश। तो कैश क्या होता है, कैश भी हमारा एसेट होता है और कैश पे कर रहे हैं हम, तो बेसिकली कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। व्हेन एसेट्स reduces या when asset decreases we have to credit it. तो basically the second aspect here is of cash. तो basically दो aspects क्या क्या हो गए, मशीनरी अकाउंट का aspect हो गया और एक कैश अकाउंट का, और इसीलिए हमारी एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो here we have to debit machinery account and credit cash account। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, दो एस्पेक्ट यूज हुए, वन इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द बिजनेस। देन फर्स्ट इज द वेरी बेसिक ऑफ आवर अकाउंटिंग, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब हमने देखा इसी ट्रांजैक्शन में जो हमारा डेबिट है और जो हमारा क्रेडिट है दैट विल बैलेंस। ठीक है, जैसे अगर 20,000 की ये मशीनरी खरीदी होती तो हमारा 20,000 डेबिट हो जाता और 20,000 हमारा क्रेडिट हो जाता, और इसकी वजह से हमारा क्या होता है, अकाउंट्स बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है एरर्स आइडेंटिफिकेशन। अब क्या हुआ, अब जैसे हर एंट्रीज में क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स सिमिलर होंगे, सेम अमाउंट के होंगे, तो इससे क्या होगा, अगर एट द एंड जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में हमारा डेबिट और क्रेडिट में मिसमैच हो जाए, डेबिट विल नॉट बी मैचिंग विद credit side of our trial balance, then we are able to identify the errors in our accounts। okay, तो ये भी किसी वजह से हो पाता है, इसी प्रिंसिपल की वजह से, डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट और क्रेडिट, और अगर दोनों में मिसमैच आ रहा है तो इसका मतलब देयर इज सम एरर इन आवर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज मटीरियलिटी। अब नॉर्मल सी बात है, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और अब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते मैं कोई भी टॉपिक समझो हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसा सही रहेगा। अभी हम पढ़ तो रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन हम बात करने लग जाए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल खत्म करके हम कंज्यूमर एजुकेशन पर आ जाए। ठीक है, अब हम कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में बात करने लगे, तो क्या हो गया, आप क्या सोचोगे, सर तो कुछ भी पढ़ा रहे, पढ़ाने को बोला था वीडियो के शुरुआत में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, और आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल और कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे, तो ऐसा नहीं है। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल भी कुछ इसी तरीके से हमें चीजें हाईलाइट करता है कि हमें जो है मेन इंफॉर्मेशन ही हमारी प्रोवाइड करानी चाहिए, या फिर मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स बिजनेस टू रिपोर्ट ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज कंसीडर्ड मटेरियल और सिग्निफिकेंट टू द स्टेक होल्डर्स। तो जो स्टेक होल्डर्स के मतलब की बातें हैं, हम वो ही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर फाइनल अकाउंट्स में दिखाते हैं। ठीक है ना, तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हमें मेन इंफॉर्मेशन पर फोकस करना है, और जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस है वो ही हमारे स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करवानी है थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। होप यू आर all are getting it। now moving towards its implication, that is it reduces unnecessary reporting। अब हमें क्या है, मेन इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन या मटेरियल इंफॉर्मेशन ही हमारे स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करानी है, तो जो अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। अब क्या, जो बेफालतू की इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी रिपोर्टिंग हमें नहीं करनी है, तो जब अननेसेसरी काम हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, तो जो नेसेसरी काम होते हैं उन पर हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेटिज्म, या फिर इसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रूडेंस। ठीक है, अब ये प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे को, कि हमें क्या करना है, वी हैव टू बी कॉशियस इन आवर
financial reporting and to anticipate potential losses or liability and do not anticipate any potential profits। तो इधर क्या कहता है कि जो भी फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं हमें, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, लेकिन कुछ भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसके बारे में हमें अभी नहीं सोचना है, वो जब हो जाएगा तब हम देखेंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन लॉसेस के लिए हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या करनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, और फ्यूचर में हमें पता है कि हमारा कभी ना कभी लॉस हो सकता है, तो उस लॉस से बचने के लिए हम आज ही कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि हमारे हम जो प्रोविजंस बनाते हैं डाउटफुल डेट के लिए, जो हमारा प्रोविजन बनता है फॉर डाउटफुल डेट। अब हमें पता है डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, वो डेटर्स जो हमें इन नियर फ्यूचर हमारा जो डेटर है, ये हमारा डेट हमें वापस नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले से ही प्रोविजंस बनाना शुरू करें। तो ये जो प्रोविजंस बनते हैं कई चीज़ों के, ये किस प्रिंसिपल के बेसिस पर बनते हैं, ये इसी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनते हैं। Hope you all are getting it. Now moving towards its implication that it gives realistic financial reporting. अब क्या है कि अब हम रियलिस्टिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्यूचर के जो लॉसेस हो रहे हैं हमारे, हो सकते हैं सॉरी, ठीक है, उनके बारे में भी अभी सोच रहे हैं, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, लाइक वी आर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर इट। ठीक है, so that is how the conservatism principle works. Now moving towards the next principle, that is historical cost. तो historical cost क्या कहता है हमें, this principle requires businesses to record their transaction at original cost. तो जिस कॉस्ट पर हमने खरीदा है हम उसी पर अपना ट्रांजैक्शन शो करते हैं। जैसे मशीनरी का एग्जांपल था हमारा, तो समझो हमने मशीनरी 20,000 में खरीदी, तो हमारी एंट्री जो थी वो मशीनरी डेबिट टू कैश किस पर आएगी, 20,000 पर आएगी। क्लियर है? तो ये जो परचेज का टाइम होता है या फिर एक्विजिशन ऑफ एसेट का जो टाइम होता है, उस पर जो हमने कॉस्ट दी है, उस कॉस्ट को ही हम हमारे अकाउंट्स में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे वो पढ़ लेते हैं। कि ऑब्जेक्टिविटी मिल जाती है एक तो हमें, नेक्स्ट थिंग इज रिलायबिलिटी। ठीक है, कि हम रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी एक चीज को शो कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स में, लाइक वी आर हेयर talking about the original cost of the assets. We are giving the original cost of the assets. The third thing is here is ignore changes in market value. So this is the drawback of this principle, that we are ignoring the market value and we are recording the transaction at only original cost. This is the drawback या limitation of this principle. Hope you all are getting it. Now moving towards the next principle, that is the matching principle. तो मैचिंग वर्ड से समझ आ रहा है कि हमें कोई चीज मैच करनी है। ठीक है, तो क्या मैच करना है कि जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंसेस को हमें रिकॉग्नाइज करना है इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड में एज द रेवेन्यू, जिस रेवेन्यू को हमने अर्न करा है उस अकाउंटिंग पीरियड। तो एग्जांपल लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स बेचे, हमने इस साल प्रॉफिट किया 28,000 का प्रॉफिट हुआ हमारा, या रेवेन्यूज हुए, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, रेवेन्यूज हुए। तो देयर आर वेरियस एक्सपेंसेस वी आर इनकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने मशीनरी यूज करी इन गुड्स को परचेज करने के लिए, तो मशीनरी एग्जांपल ले लेते हैं, वही 20,000 वाली हमारी मशीनरी, तो हमने इस साल वो 20,000 परचेज करे। तो क्या ये पूरा का पूरा 20,000 इस साल यूज हुआ? नहीं ना, हमने पढ़ा है कि मशीनरी क्या है, हमारे को कई साल तक हेल्प करेगी हमारे बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे, इस 20,000 को समझो ये मशीन हमारी 5 साल चलेगी, तो इस 20,000 को 5 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे हम अमाउंट को। तो बेसिकली हर साल हमारे को
कितना कॉस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं हम मशीन का, ओनली 4000 रुपीज। ठीक है, तो इस साल का जो ये रेवेन्यू है 28,000, इसको अर्न करने के लिए मशीनरी पर कितना कॉस्ट इनकर करा है हमने, ओनली 4000, ना कि 20,000। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें वही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में जो उस रेवेन्यू को अर्न करने में हेल्प किए। Okay student, I hope you all are getting it. Now moving towards its implication. The first is accurate reporting. अब समझो, अगर हम दिखा देते कि हमारे 20,000 के एक्सपेंसेस हुए हैं ऑफ मशीनरी फॉर अर्निंग दिस 28,000 ऑफ रेवेन्यू इन दिस अकाउंटिंग पीरियड, तो क्या होता, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत हो जाती। लेकिन अगर हमने इसको डिवाइड करा, हमने देखा कि खाली 4,000 का ही हमारा एक्सपेंसेस हुआ है मशीनरी का इस साल, तो वो हमारी रिपोर्टिंग क्या हो गई, एक्यूरेट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कैश मैनेजमेंट। तो वही चीज आ जाती है, हमें क्या हो रहा है कि हम कैश मैनेजमेंट भी अच्छा कर पाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर बच्चों, ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करिए। आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट इट, and if you like our videos then please subscribe our channel. Thank you everyone. Thanks for watching. Hope you are all liking it. Happy learning बच्चों. Bye bye.